नमस्कार दोस्तों, कला इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद अच्छी लगे तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसको आपके फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स है जो उनके साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो अब हमारे टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं। हम आज शुरू करने जा रहे हैं जी सेट के बारे में, और जी सेट के अंदर हम जो भी लाइफ साइंस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी हम इस यूट्यूब कला इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसके लिए आपका हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जी सेट। अब जी सेट के बारे में अगर हम बात करें तो जी सेट के अंदर हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ साइंस के जो टॉपिक्स है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। बाद में आपको फिज़िक्स के जो जी सेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसके बारे में हम और भी नॉलेज देंगे। केमिस्ट्री के बारे में भी हम नॉलेज देंगे। बन सकेगा तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी हम आपको पूरा नॉलेज देना हम चाहेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं जी सेट के लाइफ साइंस के अंदर जो सिलेबस है उसका, और उसके अंदर जो टॉपिक है उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइफ साइंस के अंदर लाइफ साइंस के अंदर जो केमिकल बॉन्ड फर्स्ट जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स एंड interactions relevant to बायोलॉजी। ओके, तो ये लाइफ साइंस का सबसे पहला टॉपिक है और सिलेबस में ये सबसे ऊपर है। इसका वेटेज कितना है, क्या है, ये हमें नहीं पता है। ये कैसे आता है ये किसी को भी नहीं मालूम होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के जो टॉप लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं वो ये सब अरेंजमेंट करते हैं। तो ये इसका वेटेज कितना होगा, क्या होगा, वो सब वही डिसाइड करते हैं। लेकिन इसका जो पूरा पेपर है, पेपर में जो सिलेबस है उसके बाहर के क्वेश्चंस ये नहीं पूछते हैं, ठीक है। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत होते हैं लेकिन बाहर के क्वेश्चंस ये पूछने की कभी सोचते नहीं हैं, ठीक है। तो अभी जो पहला टॉपिक है उसमें सब टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो एटॉम्स, देन मॉलिक्यूल्स, एंड केमिकल बॉन्ड्स। ये इसका सब टॉपिक है, पहला सब टॉपिक। अभी हम एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये अभी हम जो मेन इसका जो कोर है उसके बारे में हम बात करें तो ये अगर इन सब की जो हम बात करें तो इससे पहले हमारे माइंड में एक ही वर्ड ब्लिंक होगा जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री है, ये पूरा का पूरा जो एटॉम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स है ये सभी की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम
ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन, देन इसकी हिस्ट्री एंड इसके एप्लीकेशंस। इन 3 चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और बाद में जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा इसके बारे में हम डिटेल में इन 3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला एक ही थिंग है। क्या है? इसमें 2 वर्ड्स है, एक है बायो और दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है, बायो का मतलब क्या है और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? तो ये एक ऐसी ब्रांच है, क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर ऐसी चीज़ें जो एक केमिकल थिंग्स और दूसरा है लिविंग थिंग्स, इन दोनों के रिलेशंस को दिखाती है, वो क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अ branch of science which deals with chemistry within or around living things। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिस्ट्री विदिन और अराउंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेजेस के बारे में बात करें, अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अगर हम बाइफर्केशन करें तो क्या होता है? केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल प्रोसेसेस विदिन और अराउंड लिविंग थिंग्स। उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होती है, बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होती है वो, और उसके साथ साथ केमिकल बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में जो प्रोसेसेस होती है, उन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है? उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अभी आपको इसके डेफिनेशन के बारे में पूरा पता चल गया है। अगर हम आगे बात डेफिनेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया, अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसके अंदर हम फर्स्टली स्टार्ट करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री के बारे में है। क्या है? बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर क्या केमिस्ट्री और उसके साथ क्या रिलेटेड है? लिविंग थिंग्स, दोनों जिसमें इंटरकनेक्टेड है, उसी के इन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री की जो इन्वेंशंस है वो तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट
1833 के अंदर, कब? 1833 के अंदर फर्स्ट एंजाइम, क्या? फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था। कब? तो हम कौन सा वाला था वो? तो एमाइलेज। कौन सा वाला था? एमाइलेज एंजाइम तब डिस्कवर्ड हुआ था। बाद में बहुत अरसे तक 3-4 50-60 सालों तक इसमें कोई भी इन्वेंशन, बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हुए थे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बाद में 1882 के अंदर, कब? 1882 के अंदर इसमें जो टर्म बायोकेमिस्ट्री है, क्या? बायोकेमिस्ट्री दिया गया था। क्या दिया गया था? टर्म बायोकेमिस्ट्री 1882 के अंदर दिया गया। बाद में 1903 के अंदर, 1903 के अंदर अभी जर्मन केमिस्ट था न्यूबर्ग। कौन? क्या नाम था? न्यूबर्ग। उसने फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो, और उसके बारे में डिटेल नॉलेज किसने दी थी? तो न्यूबर्ग ने इसके बारे में पूरी डिटेल देना शुरू कर दिया था। वो कौन था? तो वो जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, उसके बारे में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के बारे में न्यूबर्ग ने सभी तरह के अलग अलग रिसर्च करके बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन दी, और उसके बारे में जो डिटेल नॉलेज थी वो पहली किसने शुरुआत की थी? तो न्यूबर्ग ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में जब 20वीं सेंचुरी की मिड टाइम में, कब? 20वीं सेंचुरी के मिड टाइम में ये डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में डिस्कवरी होनी शुरू हो गई थी। वो प्रोसेसेस क्या थी? तो हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस सभी अलग अलग जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस थी उसके बारे में मिड ऑफ 20वीं सेंचुरी के अंदर ये सभी डिस्कवर होना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो अभी ये इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद अलग अलग नए ऐसे केमिकल बॉन्ड्स फाइंड आउट होने शुरू हुए, मॉलिक्यूल्स अलग अलग फाइंड आउट होने शुरू हुए। ठीक, उसके बाद में ये सब इन्वेंशन ये आगे चलता गया। ठीक है, अभी डिफरेंट एमिनो एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, एटॉम्स के बारे में बात करें, तो वो सभी इन्वेंशंस बाद में होना शुरू हो गए थे। ठीक है, अभी हम ये हिस्ट्री के बारे में तो हमें सब कुछ पता चल गया। अभी इसकी एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, तो एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ पे यूज़फुल है, तो बायोकेमिस्ट्री एक भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पे ये यूज़ ना होता हो। ठीक है, क्या? बायोकेमिस्ट्री एक भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री यूज़ ना होता हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो मोस्ट बेसिक, क्या? एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो ये कैसे ये यूज़फुल है? तो एग्रीकल्चर में हमने एक बीज बोया है और 3 महीने या 4 महीने के बाद बहुत अच्छा क्रॉप मिल गया, तो ये प्रोसेस फिनिश हो गई, हमने क्रॉप ले लिया, ये बात ख़त्म।
तो हम इसे बेचने जाते हैं, तो बेचने के बाद हमें पैसा मिलता है, घर में जाकर आराम से सो जाते हैं। ये हुआ है हमारी तरफ से, लेकिन उस पौधे के अंदर कैसे क्रॉप डेवलप हुआ है, ये सभी चीज़ें हैं वो किसके आधार पर बनती है, तो वो है बायोकेमिस्ट्री। कैसे बनती है, तो अगर हम बात करें तो सीड है, तो सीड के अंदर फर्स्ट हम बात करें तो उसमें जो गैमेट वगैरह जो बनता है, फ्लावरिंग आता है, वो सब होता है। तो उसके अंदर जो बारीक मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करते हैं। इसके ज़रिए इसका अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री इस तरह से हेल्प करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो फोरेंसिक साइंस, क्या बोलते हैं हम इसे, फोरेंसिक साइंस। आपको पता ही होगा कि फोरेंसिक साइंस है वो सभी जो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती है, तो इन्वेस्टिगेशंस के बेस के अंदर क्या रहता है, फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट रहता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो फर्स्टली जो बायोकेमिस्ट्री है वो इस फोरेंसिक साइंस के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर हम बात करें कि किसी का अगर मृत्यु हुआ है या खून हुआ है, तो उसके बारे में अगर किसी की तरह की इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसके ब्लड के थ्रू, डीएनए के थ्रू, या उसके हेयर फॉलिकल के थ्रू, नेल के थ्रू, किसी भी तरह की हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्पफुल रहता है। अगर हम आगे बात करें तो एनिमल बिहेवियर, अगर आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि एनिमल बिहेवियर में किस तरह से बायोकेमिस्ट्री हेल्पफुल होती है, तो बायोकेमिस्ट्री इसमें डिफरेंट हार्मोन्स डेवलप करने में बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर किसी भी तरह का कोई भी एनिमल हो, उसका बिहेवियर किस तरह का है, वो ज़्यादा एंग्री हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्यार हो जाता है, या किसी भी तरह का वो एग्रेसिव मोड में आ जाए या कुछ भी हो, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या रहता है, तो वो है इसकी हॉर्मोन्स की बायोकेमिस्ट्री। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें कि इस सभी प्रोसेसेस के अंदर इसके इंटरनल में जो भी, इसे हम बोलते हैं क्या, कि बायोकेमिस्ट्री इसके सभी ऑर्गन्स में, सभी चीज़ों में ये अवेलेबल होती है। तो ये सब था बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अगले लेक्चर में हम एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इतना ही रखते हैं और अभी से हम GSAT के लेक्चर्स शुरू कर देते हैं। तो हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहिए और GSAT की एग्ज़ाम इजीली आप क्रैक कर पाओ, वैसी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।